नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत अब अपनी मिलिट्री ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर चुका है। बताया जा रहा है कि 3 जुलाई को होने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी की बैठक में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के जो डिफेंस प्रस्ताव हैं उस पर फैसले लिए जा सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे मेक इन इंडिया डिफेंस के लिए भी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भी। कहा जा रहा है कि अगर ये जो प्रस्ताव हैं उनको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जिसे कि हम EON कहते हैं, वो मिल जाता है तो नो डाउट भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को आने वाले वर्षों में अत्याधुनिक हथियार और जो सिस्टम है उनको मिलने का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। यानी कि तीनों आर्म फोर्सेस को नए हथियार टाइम पर उपलब्ध हो पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़े सवाल पता क्या है? पहला सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि आखिर इस 1 लाख करोड़ रुपए में क्या क्या खरीदा जाएगा। भारतीय सेना को कौन से नए हथियार मिलेंगे, नौसेना और एयरफोर्स को क्या मिलेगा, और क्या इससे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ सकती है। चलिए, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको इस डिस्कशन में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर डीएसी है क्या। दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसे कहा जाता है और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करते हैं और कोई भी बड़ा रक्षा सौदा इसी परिषद की मंजूरी के बाद आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह बात समझनी जरूरी हो जाती है कि भाई इस मीटिंग या इस बैठक में हथियार खरीदे नहीं जाते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, EON दी जाती है। अब EON का मतलब भी मैं आपको बता दूं। EON का मतलब होता है कि सेना के लिए जिस हथियार की जरूरत बताई गई है, सरकार उस आवश्यकता को एक्सेप्ट कर रही है, जिसके बाद असली प्रोसेस शुरू होता है। और इस प्रोसेस में दोस्तों पता क्या क्या चीज़ होती है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ट्रायल्स, वेंडर इवैल्यूएशन, प्राइस नेगोशिएशन और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। मतलब EON मिलने के बाद भी फाइनल डिलीवरी के लिए कई साल लग जाते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों, इस बार ज़्यादा फोकस जो है वो भारतीय सेना पर रहेगा। भारतीय सेना के लिए जो प्रस्ताव है पहला, वो है K9 वज्र का, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड हाउवित्जर है। ये एक 155 mm की ट्रैक्ड आर्टिलरी गन है। पहले ही लद्दाख और रेगिस्तान के इलाकों में ये अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस साबित कर चुकी है। इसीलिए भारतीय सेना और ज़्यादा K9 वज्र लेने को आगे बढ़ा रही है कि भी हमें और चाहिए। हो सकता है कि 100 और K9 वज्र जोड़ी जा सके। इससे भारतीय आर्टिलरी की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर सेना के लिए शायद दूसरा प्रस्ताव में ये भी कहा जा रहा है कि लॉइटरिंग ड्रोन्स जो होते हैं या लॉइटरिंग म्यूनिशंस या कामी कीजिए ड्रोन्स खरीदे जा सकते हैं। ये ड्रोन आप सबको मालूम है कि अपने लक्ष्य के ऊपर लॉइटर यानी घूमते हैं, उसके बाद खुद दुश्मन पर जाकर टकरा कर उसे खत्म कर देते हैं। इवन यूक्रेन युद्ध से काफ़ी कुछ सीखते हुए भारतीय सेना को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है कि भारतीय सेना के पास हर तरीके के ड्रोन्स होने चाहिए। तीसरा प्रस्ताव भी दोस्तों यहाँ पर भारतीय सेना के लिए है, वो है वर्बा मैन पैड्स का। जी हाँ, वर्बा जो कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे सैनिक अपने कंधे पर रखकर हेलीकॉप्टर या ड्रोन या फिर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकते हैं। इवन दोस्तों, बॉर्डर पर इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। चौथा प्रस्ताव भी यहाँ पर भारतीय सेना के लिए हो सकता है, जिसमें कहा जा रहा है कि अतिरिक्त यानी कि एडिशनल एयर डिफेंस गन्स खरीदी जा सकती हैं, जो कि ड्रोन को खत्म कर सकती हैं, क्योंकि मिसाइलों को इस्तेमाल ड्रोन के खिलाफ करना कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए लो कॉस्ट ड्रोन को रोकने के लिए मॉडर्न एयर डिफेंस गन खरीदना काफ़ी ज़रूरी बताया जा रहा है। यही वजह है कि अतिरिक्त एयर डिफेंस गन जो है उन्हें खरीदा जा सकता है। पांचवा प्रस्ताव भी दोस्तों यहाँ पर भारतीय सेना के लिए है, वो है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, और जिसे कि APS कहा जाता है। ये हमारे टैंकों के लिए शील्ड का काम करता है। यानी कि अगर दुश्मन की एंटी टैंक मिसाइल टैंक की तरफ आती है हमारे, तो APS उसे टैंक तक पहुँचने से पहले ही नष्ट कर देता है। और यहाँ पर भी रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल सामने आया है कि इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया APS पर ज़्यादा फोकस कर रही है। ये तो बात होगी भारतीय सेना की। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। जी हाँ दोस्तों, भारत तेज़ी से ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में आगे काम कर रहा है। और सबसे ज़्यादा इंडिजनाइजेशन की अगर बात की जाए तीनों आर्म फोर्सेज में, तो भारतीय नौसेना ने सबसे ज़्यादा स्वदेशी हथियार अपने में शामिल किए हैं, चाहे वो वॉरशिप्स हैं, चाहे वो कोवर्ट्स हैं। इसके अलावा कई तरीके के डिफेंस अपडेट्स में मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें इंडिजिनस हमारी नौसेना में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नौसेना के लिए भी कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है, जैसे कि हैवी वेट टॉर्पीडोज़ के लिए। ये टॉर्पीडोज़ दोस्तों दुश्मन की पनडुब्बियों और उनके जंगी युद्धपोतों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इसके अलावा नौसेना को मिल सकते हैं अनमैन्ड सरफेस वेसल्स, मतलब बिना चालक के समुद्र में गश्त करने वाले ये युद्धपोत होते हैं। इवन दोस्तों, ये सर्विलेंस, रिकनेसेंस और माइन हंटिंग जैसे मिशंस कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना को इस वक्त ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स की भी ज़रूरत है। ये समुद्र के अंदर जाते हैं, दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजते हैं,
माइन को डिटेक्ट करते हैं और अंडर वाटर इंटेलिजेंस को ये इकट्ठा करते हैं। यही नहीं दोस्तों, भारतीय नौसेना को इस बार नए सोनार सिस्टम भी मिल सकते हैं, जो कि मतलब बेहतर सोनार का मतलब आपको यहाँ बता दूं कि दुश्मन की पनडुब्बी पहले से ज़्यादा हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, जिससे कि हमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर में एक बड़ी बढ़त मिल सकती है। अब बात आती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेकर भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में रडार और कम्युनिकेशन जैम करना तो काफ़ी ज़रूरी आपके लिए हो जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी हरी झंडी दी जा सकती है भारतीय नौसेना के लिए। अब ये तो हो गई नौसेना की बात, चलिए अब बात करते हैं हमारी वायुसेना की। सबसे पहली बात दोस्तों, वायुसेना के लिए भी यहाँ पर पहले तो सबसे बड़ा प्रस्ताव हो सकता है लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल्स का, यानी कि लंबी दूरी की जो मिसाइलें उनको खरीदने पर विचार किया जा सकता है। ये मिसाइलें दुश्मन के एयर डिफेंस से काफ़ी दूर रहकर हमला कर सकती हैं, यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट को टारगेट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों भारतीय वायुसेना को एयर टू एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट भी मिल सकते हैं, जो कि हवा में फाइटर जेट्स में ईंधन भरते हैं और इसके ज़रिए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हज़ारों किलोमीटर तक की मिशन कर सकते हैं, जिससे कि ऑपरेशनल रीच हमारी कई गुना बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस एयर डिफेंस रडार्स पर भी बातचीत चल रही है, और क्योंकि आपके पास अगर अच्छा रडार है तो आप पहले ही दुश्मन को डिटेक्ट कर सकते हो, जल्दी आपको वार्निंग मिल जाएगी और आप अच्छी तरीके से इंटरसेप्शन कर सकते हो, जिससे कि हमारे देश की एयर डिफेंस और मजबूत होगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे डिफेंस पैकेज की सबसे बड़ी खासियत है मेक इन इंडिया। सरकार चाहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हथियार भारत में बने, इसीलिए बेल और बीडीएल जैसी कंपनियों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है यहाँ पर। बेल तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाता है, बीडीएल मिसाइल्स बनाती है, एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाती है, यानी कि ये केवल सेना की ताकत नहीं बढ़ाएगा बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी नई ऊंचाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री प्राइवेट है उनका रोल भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हर काम सरकारी जो पीएसयूज हैं वो नहीं कर सकती, इसीलिए जो हमारी प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी काम आउटसोर्स किया जाएगा। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि अगर इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है तो इसका आप सीधा संदेश मान सकते हैं कि भारत भविष्य की युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आज के जंग में अब टैंक और फाइटर जेट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत अब क्या है आप सब जानते हैं, ड्रोन्स, आपका प्रिसीजन वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ये सब युद्ध का सबसे मजबूत पिलर बन चुके हैं। भारत की इस खरीद लिस्ट को देखकर दोस्तों, यानी कि इस खरीद सूची को देखकर ये बात साफ दिखाई दे रही है कि सेना अब कन्वेंशनल हथियारों के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल समान तरीके से फोकस कर रही है, और यही दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर की एक बड़ी आवश्यकता है। तो फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप सबकी नज़रें 3 जुलाई की डीएसी की बैठक में होगी, जहां पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है, और इसके बाद कई चरण पूरे होने के बाद फिर रियल कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। लेट्स सी, फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।